गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ दुबे एंड आई एम फ्रॉम आईपीएस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट कि हमारा मेमोरी क्या होता है। जैसे आप किस टाइप से आप इंटीजर, अगर आप वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं या आप स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो क्या करते हैं, आपकी पर्टिकुलर मेमोरी में जाता है और वो उस पर्टिकुलर पार्ट की मेमोरी को एलोकेट करता है। सपोज़ आपने सी प्रोग्रामिंग देखा होगा, उसमें आप डाटा टाइप्स आपने पढ़ा है। अगर आप इंटीजर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं या कैरेक्टर लेते हैं, पर्टिकुलर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा, मान लीजिए इंटीजर टाइप का आपने ए वेरिएबल लिया और उसमें आपने वैल्यू असाइन करी 10, तो वो 10 कहाँ जाएगा? वो 10 उस वेरिएबल में स्टोर होता है। और वो वेरिएबल आपका कहाँ स्टोर होता है? वो आपका स्टोर होता है मेमोरी में। और इस टाइप से आपकी मेमोरी एलोकेशन होती है। मेमोरी एलोकेशन का मीनिंग अगर आप समझना चाहें तो मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जिस टाइप से अगर आपकी मेमोरी में वैल्यू असाइन करते हैं तो वो एक मेमोरी एलोकेट करता है आपकी मेमोरी स्पेस में। यहाँ आप देख सकते हैं जिस टाइप से आपकी मेमोरी है, स्टैक मेमोरी होती है, हीप मेमोरी होती है। ये मेमोरी के टाइप से कि किस टाइप से आपके कॉन्सेप्ट आपके जाते हैं मेमोरी में। जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो आपकी स्टोर होगा हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी एक्चुअली में क्या होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता है। जैसे स्टैक में आपका क्या होगा, स्टैक में आप पढ़ते हैं कि आपका कंपाइलर पे चलता है, लोकल वेरिएबल जो भी होते हैं आपके, वो आपके स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी में। इससे पहले आपने जो कॉन्सेप्ट देखा होगा रिकर्शन का, रिकर्शन भी आपका जो होता है वो होता है स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे अगर आप किसी वैल्यू का फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है उसमें, वो रिटर्न करता है n इंटू n-1। मतलब अगर आपका 5 है तो वो रिटर्न करेगा 5 - 1, 4 जाएगा, फिर आपके मेमोरी फंक्शन में जाएगा, 4 जाएगा, फिर 3 होगा। इस टाइप से क्या होगा, आपकी स्टैक बनता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट बनता है, वो आपका जाता है स्टैक मेमोरी में। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि जाएगा हीप मेमोरी में, जिसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं रहता है, ओनली रेंडमली आप उसकी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। जो भी आपका डाटा आपने पढ़ा है, जैसे स्टैटिक डाटा हो गया, इनिशियलाइज डाटा मतलब जो भी आपने वैल्यू डिक्लेयर करा है और उसको वैल्यू आप असाइन करते हो। सपोज़ आपने वैल्यू डिक्लेयर करा है ए नाम से या वेयर नाम से, आप उसको वैल्यू डिक्लेयर करा है और आप उसको असाइन करते हो वैल्यू 10, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर एक इनिशियलाइज आपने कर दिया वैल्यू को, आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी उस वेरिएबल में। तो आपका डाटा कहाँ जाता है, आपका डाटा BSS सेगमेंट में इनिशियलाइज होकर जो स्टोर होता है। नेक्स्ट आपका यह कॉन्सेप्ट देख सकते हैं किस टाइप से आपकी मेमोरी के कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टैक मेमोरी होती है, आपकी हीप मेमोरी होती है, आपका जो अनइनिशियलाइज डाटा होता है जो कि आपका होता है जो आप डिक्लेयर करते हो, जो ऑलरेडी आपने इनिशियलाइज नहीं करा है, आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, तो आपका जाता है अनइनिशियलाइज डाटा यानी कि BSS सेगमेंट में। ये भी एक मेमोरी का ही टाइप है। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। एक्चुअली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जानने से पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है, जो भी आपकी आप मेमोरी को एलोकेट करते हो वो अगर कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे आपने कोई सोर्स कोड लिखा हो, आपने प्रोग्राम बनाया हो या एडिशन का बनाया हो, सब्ट्रैक्शन का बनाया हो, वो आपका चल रहा है कंपाइलेशन प्रोसेस पे, मतलब वो एग्जीक्यूटिबल चल रहा है, रनिंग में चल रहा है प्रोसेस पे, उसको बोलते हैं हम कंपाइल टाइम। और उस टाइम जो आपकी मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। क्योंकि अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना तो वो कैसा होगा, आपके रन टाइम पे होगा। रन टाइम का मीनिंग क्या हुआ, जो भी आप फाइल बनाओगे, फाइल क्रिएट करते हो, प्रोग्राम को क्रिएट करते हो, उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूशन होता है, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन बाद में दिखती है, उसको बोलते हैं हम रन टाइम। और उस तरीके से आप रन टाइम पे आप प्रोग्राम को, अगर आपने मान ली सपोज कीजिए आपने एक एरे बनाया है तो आप उसको पर्टिकुलर आप उसको चेंज कर सकते हो स्टैटिक मेमोरी में। लेकिन क्या होगा, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं इसका। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करा है और यहाँ पे हमने लिया है हेडर फाइल लिए सबसे स्टार्टिंग में, जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में लेते हैं stdio.h, जो कि हमारी हेडर फाइल है, जिसमें क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी आप फंक्शन यूज़ करते हो, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हो, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हो, ये सारे फंक्शन आपके इंक्लूड होते हैं इस फाइल में। उसके बाद हमारा होगा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है रनिंग होना, जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूशन होता है, वो होता है आपका मेन फंक्शन। फिर हमने क्या करा, इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है, अरे ऑफ वेरिएबल।
जिसमें हमने उसका नाम लिया है ए और हमने उसका साइज़ डिक्लेयर कर दिया है 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने उसका साइज़ दिया है 5। इसका मतलब क्या हुआ, हम उसमें ओनली 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कौन कौन सी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका रोल नंबर हो गया या कोई भी डिजिट हो गई, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो आपने पर्टिकुलर उसको प्री डिफाइन कर दिया कि आप 5 एलिमेंट से ज़्यादा उसमें स्टोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हमने लिया है 5 वैल्यूज़ लिए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिए। और अगर आप देखना चाहो अरे में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब अरे कैसे काम करता है, आपका इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 इंडेक्स पे आपका कौन सी वैल्यू जाएगी, 10 जाएगी, और 1 इंडेक्स पे क्या जाएगी, 20। इस टाइप से आपका एरे क्रिएट होगा। लेकिन आप एरे में क्या कर सकते हो, आपने इसको साइज़ डिक्लेयर कर दिया, आपने डिफाइन करा उसका साइज़ 5। इसका मतलब अगर आप प्रोग्राम में बाद में जब भी उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका साइज़ फिक्स होता है। तो ये पर्टिकुलर एक देखा जाए तो एक डिसएडवांटेज है कि आपने प्री डिफाइंड साइज़ कर दिया तो उसका मेमोरी में एलोकेशन आपने फिक्स कर दिया। अब चाहो तो आप इसको ना इंक्रीज़ कर सकते हो ना डिक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मॉडिफाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कैसे होगा, क्योंकि आपका एरे स्टोर होता है इंडेक्स के फॉर्म में, 0 इंडेक्स पे 10। अगर आप चाहते हो 10 की वैल्यू का 1 करना चाहते हो तो इंडेक्स के थ्रू आप उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हो। लेकिन आप चाहोगे कि 5 एलिमेंट्स की जगह 6 एलिमेंट्स हो जाए या 6 एलिमेंट्स की जगह आपके 4 एलिमेंट्स हो जाए, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, इसमें हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा है आई को, जहाँ हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। हमने पर्टिकुलर एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे। और फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे और हम प्रिंट करेंगे पर्टिकुलर इंडेक्स से प्रिंट करेंगे। जो आपका इंडेक्स 10 पे है, 20, 30, 40, तो अरे ऑफ इंडेक्स से आपका पूरा वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ द अरे 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन मेन इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपने जो भी स्टोर करा वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब आप उसको ना चेंज कर सकते हैं ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे 8 एलिमेंट्स स्टोर कराना है, या मेरे पास 5 एलिमेंट्स है और मैं चाहता हूँ उसमें 2 एलिमेंट्स को ऐड करना चाहूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। इसलिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेशन करते हैं। जिससे क्या होगा, हम रन टाइम पे जितने भी हमको एलिमेंट्स देना हो हम उसको क्रिएट करेंगे। सपोज़ अगर मैंने 5 एलिमेंट्स चाहता हूँ मैं, तो मैं रन टाइम पे दूंगा 5 एलिमेंट्स। जिससे क्या होगा, ओनली 5 एलिमेंट्स ही लेगा वो। उसके बाद अगर आप 4 चाहते हो तो 4 ही लेगा वो। जितने आप मेमोरी में ब्लॉक एलोकेट करना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, रन टाइम पे करूँगा, और उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका अरे का देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू है 40, आपके फर्स्ट इंडेक्स पे है 55, सेकेंड इंडेक्स पे है 63। इस टाइप से आपने 9 एलिमेंट्स क्रिएट करे। लेकिन आपका इंडेक्स कहाँ से चलेगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से चलेगा आपका 8 तक। तो ये आपके हो गए अरे इंडेक्स। तो अरे की लेंथ कितनी होगी, 9। फर्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा आपका, 0, और लास्ट इंडेक्स आपका कौन सा होगा जिसमें आपका एलिमेंट स्टोर है 89, वो आपका है इंडेक्स ऑफ 8। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपका डाटा स्ट्रक्चर हो गया अरे, जिसको आप चेंज कर सकते हैं रन टाइम के दौरान, वो होता है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन इसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको यूज़ करने पड़ेंगे आपके 4 फंक्शन, जो आपकी इंक्लूड है stdlib.h हेडर फाइल में। ये आपकी हेडर फाइल होती है। जिस तरीके से आपका हैश इंक्लूड stdio.h होता है, जिसमें आपका printf scanf फंक्शन होते हैं, उस टाइप से आपकी जो आप फंक्शन पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के, मेलॉक, केलॉक, रीअलोक एंड फ्री फंक्शन, ये सारे आपके इंक्लूड होंगे stdlib.h हेडर फाइल में। फर्स्ट आपका फंक्शन, ये देखिए चारों फंक्शन आपके हैं, मेलॉक है फर्स्ट, सेकेंड हो गया केलॉक, थर्ड हो गया फ्री फंक्शन, फोर्थ हो गया रीअलोक फंक्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है मेलॉक। मेलॉक जो होता है हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब ऑलरेडी वो आपकी प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड है, और प्री डिफाइंड है, और जो आपकी फाइल में इंक्लूड है हेडर फाइल में stdlib.h में। और आपका मेलॉक का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, मेलॉक का फुल फॉर्म हो गया आपका मेमोरी एलोकेशन।
एंड इसका यूज़ क्या होगा कि एक लार्ज जो भी आपकी मेमोरी है, जैसे आपका मेमोरी आप कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे हीप मेमोरी का इसमें, तो आपकी मेमोरी में जो भी स्टोर होगा वो हीप मेमोरी में होगा। और मेलोक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को क्रिएट करेगा, सिंगल ब्लॉक को क्रिएट करेगा, लार्ज ब्लॉक को कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। और मेलोक में क्या होगा, आप उसका साइज़ डिफाइन कर देंगे। और अगर मान लीजिए आपका केस बनता है ऐसा कि आपकी मेमोरी में स्पेस ना हो, इनसफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो, तो उसमें क्या होगा, वो नल प्रिंट करेगा। आपने देखा होगा नल का मीनिंग क्या हुआ, नल पॉइंटर होता है। एक नल पॉइंटर जब भी आपकी मेमोरी में कोई स्पेस ना हो तो वो क्या करता है, खुद को नल असाइन कर लेता है। तो नल पॉइंटर का मीनिंग क्या हुआ, जब भी आपकी मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो एक तरीके से वो आपको डिफाइन कर देगा कि वो नल है, आपकी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है। साइज टी एक फंक्शन है, साइज टी हम देखते हैं, साइज टी इज डिफाइंड इन std.lib.h हेडर फाइल में, जो क्या करेगा, पर्टिकुलर आपका जो भी आप टाइप ले रहे हो, इंटीजर टाइप ले रहे हो, कैरेक्टर टाइप ले रहे हो या आप फ्लोट ले रहे हो, तो उसका साइज़ डिफाइन करेगा, वो होगा आपका साइज टी। और हम उसके लिए यूज़ करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। सो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइप का आपका साइज़ डिफाइन करेगा। जैसे आपका इंटीजर का टाइप साइज़ कितना होगा, उसका साइज़ होगा 4 बाइट्स का। कैरेक्टर का साइज़ कितना होगा, 1 बाइट का। इस टाइप से आप उसका साइज़ निकाल सकते हैं, साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम उसका साइज़ भी निकाल लेंगे और हम उसकी मेमोरी में पर्टिकुलर ब्लॉक दे देंगे कि आपने सपोज़ 5 एलिमेंट्स आपको स्टोर करना हो, तो क्या होगा, हर एक ब्लॉक आपका 4 एलिमेंट्स को 4 बाइट का साइज़ लेगा। इसका मीनिंग आपकी मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हुआ और आपने 5 एलिमेंट्स लिए, इसका मतलब वो 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका सिंटेक्स है जिसमें हमने यूज़ करा है वॉइड स्टार। वॉइड क्या हो गया, आपका पॉइंटर का टाइप हो गया, मेलोक हो गया आपका फंक्शन, साइज टी साइज, इसका मीनिंग जो भी आप टाइप लोगे इंटीजर फ्लोट, उसका साइज़ निकालेगा। ये आप चार्ट से समझ सकते हो किस तरीके से हमारा मेलोक फंक्शन में, हमारा एक डायग्राम जिसमें हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका मेलोक फंक्शन वर्क करेगा और किस तरीके से डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेगा। यहाँ पे आपने क्रिएट करा है एक पॉइंटर वेरिएबल इंट स्टार ptr। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस से, एड्रेस के थ्रू ही हम उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे। और वैसे ही बिना पॉइंटर के हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ हमने पॉइंटर लिया है इंट स्टार ptr, जो अब क्या हो गया, आपका पॉइंटर हो गया, पॉइंटर का नेम हो गया। पॉइंटर भी एक तरीके से वेरिएबल ही है, तो यहाँ हमने लिया है इंट स्टार ptr। स्टार ptr क्या हो गया, आपका वेरिएबल का नाम हो गया। इंट स्टार क्या होगा, पॉइंटर का टाइप हो गया। और मेलोक जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, कि कितनी आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो आपकी मेमोरी में। और 5 इंटू साइज ऑफ इंट, 5 का मीनिंग क्या हुआ कि आप कितने एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हो, मतलब आप 5 एलिमेंट्स ले रहे हो या 4 एलिमेंट्स ले रहे हो, 1 2 3 4 सपोज मान लीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो 20 बाइट्स की मेमोरी को यहाँ पे एलोकेट कर लिया है सिंगल ब्लॉक में, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। मेलोक फंक्शन के थ्रू हमने एक डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया है। यहाँ पे हमने क्या करा है, स्टार्टिंग से फिर से हम फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिए, जिसमें क्या होगा, आपका printf scanf फंक्शन इंक्लूड होता है। तो आपको कोई भी आउटपुट देना हो या यूज़र से इनपुट लेना हो तो ये फाइल ज़रूर आपको लगाना पड़ेगी। इसके बाद क्या होता है, हैश इंक्लूड std.lib.h, जो आप मेलोक फंक्शन यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको ये फाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप इसके अंदर आपकी मेलोक फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर आपके मेलोक फंक्शन और सारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो फंक्शन है वो इसी फंक्शन के अंदर इंक्लूड होंगे। फिर हमने यहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट करा, हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करें एन क्या हो गया, आपका एन हुआ है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लेना चाहते हो। तो वो आपका होगा, आपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिया है। एन इसलिए लिया है हमने क्योंकि हम चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए हमने शॉर्ट की लिया है उसका एन। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। मतलब जब भी आपकी आउटपुट स्क्रीन दिखाई देगी तो अब क्या होगा, आपका स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कराना चाहते हो। तो यहाँ पे होगा आपका स्कैनफ और हमने लिया उसके अंदर %d क्या होता है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब अगर आप डिजिट ले रहे हो तो आप लोगे %d लोगे, और अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो तो आप क्या करोगे, %c का यूज़ करोगे, और अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे %f।
और यहाँ पे कॉमा लगा के हम लगाएं एंड। एंड का मतलब क्या हुआ, एंड का मीनिंग हो गया यहाँ पे आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड होता है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम उससे यूज़र से एलिमेंट्स ले रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको चाहिए। सेकंड, हमने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल का टाइप दिया इंटीजर टाइप का इंट स्टार। फिर यहाँ मेलॉक फंक्शन का यूज़ करा, और मेलॉक फंक्शन में हमने उसका साइज़ दिया कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना चाहते हैं, तो हमने वहाँ पे n नंबर लिखा इनटू साइज ऑफ इंट, कि कितने वो साइज़ को आपका जो एलिमेंट्स है वो कितना साइज़ लेगा, क्योंकि आपका टाइप कौन सा है, इंटीजर टाइप का। तो आपका इंटीजर टाइप जो भी एक भी एलिमेंट आपका होगा वो आपका पर्टिकुलर लेगा, आपका 4 बाइट का साइज़ लेगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज मान लीजिए मैं लेता हूँ 5 एलिमेंट्स, तो क्या होगा 5 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट कितना होगा 4 बाइट का, तो 4 बाइट इंटू साइज ऑफ इंट, तो आपका हो गया 20 बाइट्स के मेमोरी, एक सिंगल लार्ज ब्लॉक आपका एलोकेट हुआ, जो कि आपका हुआ मेलॉक फंक्शन के थ्रू आपने मेमोरी में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लगाए, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो क्या करेगा आपके पॉइंटर में आपके उस जो भी आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई है वो तो पॉइंटर से ही हुई है, तो पॉइंटर के थ्रू क्या होगा, वो चेक करेगा कि जो भी आपने पॉइंटर आपकी मेमोरी में गया है, आपकी मेमोरी में क्रिएट हुआ है, उसमें सफिशिएंट स्पेस है या नहीं, और अगर उसमें सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो क्या करेगा, वो उसको नल असाइन कर देगा, कि उसमें चेक करेगा कि अगर वो नल है, उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि मेमोरी नॉट अवेलेबल। और सिंपली आपका एग्जिट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर एग्जिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। एग्जिट फंक्शन से क्या होगा, एग्जिट फंक्शन भी एक आपका प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है, जो क्या करेगा, उसको उस प्रोग्राम को वहाँ से उस पर्टिकुलर ब्लॉक जो आपका ब्लॉक है इफ़ कंडीशन का जो प्रिंट करा रहा है उसको क्या होगा, वहाँ से वो टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोज मान लीजिए आपकी मेमोरी में स्पेस अगर नहीं होगा तो सिंपली प्रिंट कर देगा कि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है, और वो मेमोरी नॉट अवेलेबल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर उस मेमोरी में स्पेस आपका अवेलेबल हुआ तो क्या होगा, फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप से क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लेना चाहते हो वो आपसे मांगेगा। जैसे आपने लिया इंटर एंड इंटीजर, स्कैनएफ में %d ptr प्लस आई लिया आपने, और ptr प्लस आई का मतलब क्या हुआ, ptr जो आपका है पॉइंटर है, और प्लस आई स्टार्टिंग में क्या है आपका है i इक्वल टू 0, तो इससे क्या होगा, वो पॉइंटर पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स की वजह नहीं है, पॉइंटर एक क्या हो रहा है, आपका एड्रेस ले रहा है, और उस एड्रेस से सपोज हम मान लीजिए आपका एड्रेस है 1000, तो उसमें क्या होगा 1000 प्लस आई जोड़ेगा, और आपका स्टार्टिंग में आई कितना है, आपका जो आई है वो है 0, तो 0 से क्या होगा 1000 प्लस 0, आपका सिंपल 1000 होगा। सेकेंड इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, वो आपका जाएगा आई इक्वल टू 0 है, वो इंक्रीमेंट होकर होगा आई इक्वल टू 1, तो इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू 1 होने के बाद ptr प्लस आई मतलब 1000 प्लस 1, और 1000 प्लस 1 कितना होगा, 1001 नहीं होगा, 1000 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ इंट कितना है आपका 4 बाइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1000 प्लस आई 1000 प्लस 1 इंटू 4, जो क्या होगा आपका 1004। क्योंकि आप इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, जो भी एड्रेस होगा आपका 4 बाइट से एडिशन होता रहेगा। सपोज 1000 आपका एड्रेस हो गया, फर्स्ट एड्रेस जो कि आपका बेस एड्रेस है, तो क्या होगा 1000 हो गया। सेकेंड एड्रेस आपका क्या होगा 1004 होगा। थर्ड एड्रेस क्या होगा 1008, उसके बाद 1012, 1016, 1020, इस तरीके से वो एड्रेस के थ्रू हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम पॉइंटर में क्या करते हैं, एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, और हमने पॉइंटर के थ्रू ही मेमोरी में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट क्या कराना है, हमको प्रिंट तो एलिमेंट्स कराना है, ना कि हमको एड्रेस कराना है, इसलिए हम सपोज हमने यहाँ पर फॉर लूप का फिर से यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको प्रिंट कराना उसके एलिमेंट। हमने यहाँ पे लिया प्रिंट है %d/n स्टार ptr प्लस आई का मीनिंग क्या होगा, इस बार हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस प्रिंट नहीं करा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है स्टार। स्टार क्या होगा आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। स्टार क्या होता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो स्टार करता क्या है, स्टार एक्चुअली उसको एक्सेस करेगा, उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा एड्रेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर स्टार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़े, हमने एड्रेस आपका जैसे 1000 हो गया, 1004 हो गया,
8, 12, 16 हो गया। अब हम उस एड्रेस के अंदर गए, उसकी वैल्यू के अंदर गए, तो उसकी वैल्यू के अंदर जाएंगे और उसके थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने यूजर से मांगा कि अब कितने नंबर ऑफ इंटीजर आप चाहते हो प्रिंट कराना। तो हमने सपोज 3 इंटीजर लिए। फिर आपसे मांगेगा कि आप लूप चला रहे हो कि नंबर ऑफ लूप्स कितने आपके, नंबर ऑफ लूप्स में नंबर ऑफ 3 नंबर लिए, तो 3 टाइम्स आपका फॉर लूप चलेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपने लिया, इनपुट लिया, सपोज आपने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया है 43। सेकेंड इंटीजर मैंने लिया है 56 लिया है, और थर्ड मैंने लिया है इंटीजर 78। तो क्या करेगा आपका, सिंपल ये प्रिंट कर देगा। कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर रन टाइम पे दे रहे हैं, और रन टाइम पे क्या हो रहा है आपका, जो भी आपकी स्क्रीन पे आपने इनपुट लिया है, 3 इंटीजर लिए, तो उसने क्या करा, एक ब्लॉक क्रिएट करा, लार्ज ब्लॉक क्रिएट करा मेमोरी में एलोकेशन करा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करी, और उसने पर्टिकुलर करके हम 3 नंबर यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए उसने क्या करा है, 3 नंबर की 3 एलिमेंट्स के लिए उसने 3 × 4 यानी कि 12 बाइट्स का ब्लॉक उसने मेमोरी में एलोकेट किया है। इस टाइप से आप मेलोक फंक्शन का यूज़ करके मेमोरी में हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है केलॉग फंक्शन है। केलॉग फंक्शन क्या होता है, केलॉग फंक्शन भी आप तरीके से आप देखा सिमिलर ही है मेलोक फंक्शन की तरह, लेकिन इसमें क्या होगा, जब भी हम इसमें डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल ब्लॉक्स को क्रिएट करेगा। मेलोक में क्या किया था हमने, जब भी हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं मेलोक फंक्शन के थ्रू, तो एक सिंगल लार्ज ब्लॉक क्रिएट होता है, वो मेलोक फंक्शन के थ्रू होता है। लेकिन जब हम केलॉग फंक्शन का यूज़ करेंगे, सपोज मान लीजिए आपने फिर से 5 एलिमेंट्स लिए, तो इसमें क्या होगा, हर एक ब्लॉक का जो साइज रहेगा वो तो बढ़ेगा 4 बाइट्स का, लेकिन क्या हुआ, सिंगल लार्ज ब्लॉक नहीं हुआ, इसमें हर मल्टीपल ब्लॉक्स हुआ। मतलब इसमें क्या हुआ, 5 आपने ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए 4 बाइट्स के, तो उसमें क्या हुआ, पूरा आपका ब्लॉक कितना हो गया 20 बाइट्स का, और सिंगल ब्लॉक कितना हुआ, सिंपल 4 बाइट्स का हुआ आपका। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने मेलोक फंक्शन में यूज़ किए थे, हमने साइज़ उसमें डिफाइन किया था, साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया था, जिससे कि हमने क्या किया था कि हम इंटीजर की जो भी इंटीजर टाइप है या कैरेक्टर टाइप है या फ्लोट टाइप है, हम उसका साइज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका उस टाइप से आपकी मेमोरी में मेमोरी एलोकेशन होगा केलॉग फंक्शन में। लेकिन क्या करेंगे हम, केलॉग फंक्शन में हम करेंगे 2 आर्गूमेंट को पास कराएंगे, हम 1 आर्गूमेंट को पास नहीं कराएंगे। 2 आर्गूमेंट को पास क्यों करा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो आर्गूमेंट रहेगा वो रहेगा कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप क्रिएट करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने 5 एलिमेंट्स मुझे स्टोर कराना हो, तो मैं उसमें लूँगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने क्रिएट करने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मुझे क्रिएट करने हैं 5, और उसमें क्या होगा, फिर 5 ब्लॉक्स क्रिएट करने के बाद ये होगा आपका फर्स्ट पैरामीटर होगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या हुआ, उसने आपसे मांगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने क्रिएट करना चाहते हो। और सेकेंड आपका पैरामीटर में क्या होगा, सेकेंड पैरामीटर में होगा आपका कि आपका वो साइज़ चेक करेगा, इंटीजर का साइज़ चेक करेगा, जो कि सिंपल है 4 बाइट्स का। डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना ही आता है कि मेमोरी जो भी आप एलोकेट करते हो केलॉग फंक्शन के थ्रू, वो हर एक मेमोरी में जितने भी आपके ब्लॉक है उसको इनिशलाइज करेगा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से, उस 0 से आपको इनिशलाइज करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें मेलोक फंक्शन में ऐसा नहीं था। मेलोक फंक्शन में क्या था, पर्टिकुलर आपका जो ब्लॉक है वो इनिशलाइज 0 से नहीं होता है, वो रेंडम गार्बेज वैल्यू क्रिएट करता है। यहाँ पे हमने 0 से इनिशलाइज करा। और बोथ जो भी आप देखो मेलोक फंक्शन हो या केलॉग फंक्शन हो, दोनों फंक्शन में अगर मेमोरी आपकी सफिशिएंट अवेलेबल नहीं हो तो उससे क्या होगा, वो सिंपल डल प्रिंट करेगा। देखिए इस टाइप से सिंटेक्स है सेम। पॉइंटर हमने यूज़ करा है, वॉइड पॉइंटर का टाइप यूज़ करा है, केलॉग फंक्शन हमने यूज़ करे, और यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास कराए हैं। फर्स्ट है आपका साइज टी एन। साइज टी क्या होता है, साइज टी आपका एक अनसाइंड इंटीजर है जो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की कितने बाइट्स का है वो कैलकुलेट करता है। साइज टी साइज़, उसमें क्या कैलकुलेट करेंगे हम कि आपका जो इंटीजर है उसका साइज़ कैलकुलेट करेंगे, या फ्लोट है आपका जो डाटा का टाइप है उसको वो कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 पैरामीटर साइज टी एन मतलब क्या हुआ आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और आपका साइज टी सेकेंड, साइज टी साइज़ है वो कैलकुलेट करेगा साइज ऑफ ईच ब्लॉक, कि हर एक ब्लॉक कितने साइज़ का है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर स्टार ptr, मतलब हमने क्या करा है, एक पॉइंटर क्रिएट करा है जो आपको दिख रहा है पॉइंटर इक्वल टू, आपको चार्ट दिख रहा है तो हमने पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर हमारा वेरिएबल है इंट स्टार ptr जो कि है उसका टाइप है इंटीजर टाइप का। फिर हमने क्या करा, उसको उसमें असाइन करा है हमने इंट स्टार जो हमारा क्या है इंटीजर साइज, जो कि हमारा है पॉइंटर टाइप, कि हमारा कौन सा पॉइंटर टाइप यूज़ करा है।
जैसे वॉइड होता है, वॉइड पॉइंटर होता है, इंटीजर पॉइंटर होता है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करा है इंटीजर पॉइंटर का। फिर हमने यूज़ करा है यहाँ पे केलॉग फंक्शन का यूज़ करा है। और फिलॉग फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर हमने पास किए, दो पैरामीटर पास किए, जैसे 5 क्या हो गया आपका, 5 हो गया आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कि आप कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उसमें क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसमें एलोकेट कितने करेंगे, वो हो गया आपका n हो गया आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स। सेकेंड है आपका सेकेंड पैरामीटर है साइज, टी साइज, कि आपका जो टाइप है इंटीजर टाइप है, आप उसका साइज बताएंगे कि कितनी बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करेगा। क्योंकि हमारा टाइप है इंटीजर है, तो वो क्या करेगा, सिंपल 4 बाइट्स की मेमोरी को एलोकेट करेगा। और इस तरीके से आपका पूरा 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं हर एक ब्लॉक के लिए मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, हर एक सिंगल ब्लॉक आपका 4 बाइट्स का एलोकेट हुआ है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। आपका एग्जांपल है केलॉग का। सेम इसमें हमने क्या करा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लिए, हमने लाइब्रेरी फाइल लिए हेडर फाइल, हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करा है, और हमने आप फिर से यहाँ पे क्या करा है, पॉइंटर वेरिएबल करा है। पॉइंटर वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि हम जो भी मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हम करते हैं पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि आपका जो मेमोरी एलोकेट होगा वो जाएगा पॉइंटर के थ्रू। सिंपल हमने यहाँ पे फिर से हमने इंटीजर टाइप का लिया है n, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमने i लिया है कि हम i के थ्रू इनिशलाइज करेंगे फॉर लूप में। फिर आप क्या कर रहे हैं कि आपने प्री डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिया है n = 5, तो इसमें क्या हुआ, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमसे पूछेगा फर्स्ट इंटर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर हमने यूज़ करा है यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करा है, जो कि हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं इंट स्टार ptr से। हम यहाँ पे लेंगे ptr इक्वल टू इंट स्टार, क्या है आपका, इंट स्टार है जो आपका है पॉइंटर का टाइप। फिर हम यूज़ करेंगे फंक्शन केलॉग फंक्शन का यूज़ करके, हमने उसमें 2 पैरामीटर पास किया है। 2 पैरामीटर कौन कौन से पास किए, फर्स्ट है आपका n, कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स, आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप उसमें मेमोरी में कितने एलोकेट करना चाहते हो, तो वो हो गया आपका फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर में क्या आएगा आपका, साइज ऑफ इंट, कि आप इंटीजर की साइज़ निकालोगे तो हर एक ब्लॉक आपका 4 बाइट्स का एलोकेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे कि हमारी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है या नहीं, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे नल पॉइंटर का यूज़ करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन इफ़ ptr इक्वल टू नल, कि अगर आपकी मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं हो तो सिंपली वो फिर से आपको प्रिंट कर देगा कि मेमोरी नॉट अवेलेबल। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए आपने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जो कि आपकी मेमोरी में स्पेस नहीं बैठ रहे, तो वो भी फिर से प्रिंट करेगा कि मेमोरी में आपकी स्पेस अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक रेंज के बाहर नंबर दे रहे हो, एक रेंज के बाहर नंबर दे रहे हो, आपने बहुत बड़ा नंबर दिया है, तो उसमें क्या होगा, वो इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं करेगा, वो सिंपली प्रिंट करा देगा कि आपकी मेमोरी में इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, और उसको सिंपल एक स्टेटमेंट देगा कि मेमोरी नॉट एलोकेटेड या मेमोरी नॉट अवेलेबल। यहाँ पे हमने फिर एल्स कंडीशन का यूज़ करके हमने उसको आगे बढ़ाया है कि कंडीशन आपकी इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या होगा, आपका एल्स कंडीशन में जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, आपका चलेगा फॉर लूप। और फॉर लूप में फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट करेंगे हम पॉइंटर वेरिएबल को। हमने i+1 से इंक्रीमेंट करा है, और कब तक इंक्रीमेंट होगा, जब तक आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपका 5, जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचता 5 तक, तब तक ये इंक्रीमेंट होगा। और जैसे आपका एलिमेंट्स 5 हुआ तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 5 क्यों, क्योंकि आपने i n कंडीशन इक्वल टू नहीं लगाई है, आपने सिंपल कंडीशन लगाई है कि n है i से। और उसके बाद हम उसको एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे, हम अरे को प्रिंट कराएंगे। फिर से हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, %d का यूज़ कर रहे हैं हम। %d हमारा है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। और आपका ptr i से क्या होगा, हर एक इंडेक्स को वो मैच करके हर एक इंडेक्स के थ्रू वो प्रिंट करेगा। ये यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमारा था 5। फिर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड हुई है, हमारा लूप चला है 1 से चला है, तो आपका एलिमेंट्स के क्या आ गया, आपके 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड है हमारा रीअलॉक फंक्शन। जो फर्स्ट 2 फंक्शन पढ़े हमने मेलॉक और केलॉक, उससे क्या हुआ था कि हमारा मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि हमने 5 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट कराना है, और हमारे इसमें क्या हो रहा है कि हमको 2 एलिमेंट्स और इंसर्ट कराना, तो उससे क्या सिचुएशन बनती है कि
फिर वो तो पॉसिबल नहीं है, आपने मेमोरी में एलोकेशन दिया है लेकिन उसमें क्या दिया है, आपने दे दिया उसको 5 एलिमेंट्स मेलोक के थ्रू। अब क्या करोगे आप, या तो पर्टिकुलर फिर वहीं पे कोडिंग में आप उसको चेंज करोगे, या तो आप उसको रीएलोकेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके 5 एलिमेंट्स तो रहेंगे ही वो आपकी मेमोरी में, प्लस 2 एलिमेंट्स जो आपकी अब ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो उससे आपका एडवांटेज क्या रहेगा, जो आपका ओल्ड डाटा है, जो आपका पुराना डाटा है आपका सेव है मेमोरी में, ना वो लॉस होगा, और आप जो न्यू डाटा इंसर्ट कर रहे हैं वो भी आपका उसमें लॉस नहीं होगा, वो भी आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, रीलॉक फंक्शन का यूज़ करके, जैसा बताया गया है, विदाउट लॉसिंग द ओल्ड डाटा, आपका ओल्ड डाटा लॉस नहीं होगा और आपका न्यू डाटा हम रीअलोक फंक्शन के फिर से मेमोरी को रीएलोकेट कर सकते हैं। एंड दिस विल एलोकेट मेमोरी स्पेस ऑफ 2 इंटू साइज ऑफ इट। मतलब ये जितना भी आप साइज़ लेंगे, आपने जैसे 2 नंबर लिए तो आप उसके आगे वापस से इंक्रीमेंट करके ही उससे नंबर लेंगे, आप 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने 2 एलिमेंट्स इंसर्ट कराए हैं तो आप 4 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 एलिमेंट्स पर्टिकुलर आपकी मेमोरी में ऑलरेडी स्पेस ले चुके हैं, तो आप 2 से स्टार्ट नहीं करते हुए आप उसको 4 से स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपका क्या होगा, ये आपका फंक्शन क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट पॉइंटर है, जो आप पॉइंटर में वेरिएबल क्रिएट करोगे वो उससे पॉइंट करेगा। मतलब जो आपका डाटा ओल्ड डाटा है वो आपका स्टोर तो हो गया, आपका मेमोरी में एलोकेट तो होगा, लेकिन जो भी आप न्यू डाटा इंसर्ट करोगे वो उस फर्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंट करेगा, जिससे क्या होगा, ना आपका ओल्ड डाटा आपका ना डिलीट हो पाएगा, ना लॉस्ट होगा उसका, और आपका न्यू डाटा भी इसको उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। ये इसका सिंटेक्स है, वॉइड स्टार जो आपका वॉइड पॉइंटर है, रीअलोक फंक्शन एंड वॉइड स्टार पीटीआर। यहाँ फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट पैरामीटर है वॉइड स्टार पीटीआर। वॉइड स्टार पीटीआर हमारा क्या है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंटर जो हम क्रिएट करेंगे वो उसको पॉइंट करेगा। जैसे आपने नेक्स्ट में आपने इंसर्ट किया डाटा, न्यू डाटा इंसर्ट किया या न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया, तो जो आपका पॉइंटर है ना वो उसको भी पॉइंट करेगा, ताकि मेमोरी का उसमें लॉस ना हो। और सेकेंड है आपका न्यू साइज़ जो भी आप साइज़ फिर से न्यू एलोकेट करना चाहते हो, क्योंकि पर्टिकुलर आपने इसका साइज़ दे दिया है 5 दे दिया आपने, तो आप 5 तो वापस दोगे नहीं, 5 से इंक्रीमेंट करके ही दोगे। मतलब मैंने 5 एलिमेंट्स स्टोर कराने के लिए 5 दिए वहाँ पे, तो वहाँ पे 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो गई। एंड मैं फिर से अगर 5 एलिमेंट्स को और इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो मैं उसका न्यू साइज़ दूंगा, जो कि मेरा होगा 10 होगा, 10 इंटू साइज़ ऑफ इंट, यानी कि मेरा होगा 10 इंटू साइज़ ऑफ इंट 4 बाइट्स की 40 बाइट्स की मेमोरी फिर से हम रीएलोकेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रीअलोक फंक्शन में पॉइंटर मैंने क्रिएट किया है, पॉइंटर इंट स्टार पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, और हमने वहाँ पे इंट स्टार पॉइंटर का टाइप लिया है इंटीजर टाइप का। फिर वहाँ पे हमने मेलोक फंक्शन का यूज़ करके हमने पर्टिकुलर 5 इंटू साइज़ ऑफ इंट, हमने मतलब 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, जिसमें हमारा साइज़ ऑफ इंट कितना होगा 4 बाइट का होगा, यानी कि मेमोरी हमारी कितनी एलोकेट होगी, हमारी मेमोरी एलोकेट होगी यहाँ पे 20 बाइट्स की हमारी मेमोरी यहाँ पे एलोकेट होगी। सिंपल आप देख सकते हैं, पॉइंटर बनाया, पॉइंटर में हमारा क्या हुआ 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हुई सिंगल ब्लॉक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेलोक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे केलोक फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेलोक फंक्शन के यूज़ से एक सिंगल लार्ज हमारा ब्लॉक मेमोरी में एलोकेट हुआ। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम 5 एलिमेंट्स नहीं इंसर्ट कराना चाहते हैं, हम उसमें या तो 2 एलिमेंट्स को और ऐड करना चाहते हैं, या हम 5 एलिमेंट्स को ही और ऐड करना चाहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम रीअलोक फंक्शन का यूज़ करेंगे। और रीअलोक फंक्शन से क्या होगा, वापस से हम मेमोरी में डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हम 5 एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग उसका लेंगे 10 इंटू साइज़ ऑफ इंट, मतलब हम 10 ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे और उसका साइज़ ऑफ इंट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से ही फर्स्ट हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है, या सेकेंड हमने क्या करा है, हमने उसको रीएलोकेट करा है, मतलब फिर से डाटा को इंसर्ट करने के लिए रीअलोक फंक्शन का यूज़ करा है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम उसी सेम पॉइंटर से हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट जो मेमोरी में ब्लॉक एलोकेट हुआ है वो उसके एड्रेस से उसको पॉइंट करेगा। तो इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ इस पॉइंटर का, कि हम उसको पॉइंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डाटा है, जो ओल्ड डाटा है, जो स्टार्टिंग है 5 एलिमेंट से, हमारे वो भी हम उसको आउटपुट में दिखाएं, हम मेंशन करें, हम उसको वो भी इंसर्ट कराएं। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा 5 एलिमेंट्स, जो हमारे 10 एलिमेंट जितने हम इंसर्ट कराना चाहते हैं वो भी हमारे उसमें इंक्लूड होंगे। और आपका सारे जो भी 10 एलिमेंट्स है, मतलब 5 स्टार्टिंग के और 5 एंडिंग के, तो उससे क्या होगा, सारे आपका 10 एलिमेंट्स हम उसमें
इजीली हम इसका आउटपुट हम प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारा है हैश इंक्लूड, हमारे दोनों हेडर फाइल std.h stdlib हमारी लाइब्रेरी हेडर फाइल है। सिंपल हमने फिर यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज़ करा हमने, आई हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने डिक्लेयर करा है इंटीजर टाइप का। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है इंटीजर टाइप का, हमने इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसका टाइप है इंटीजर। सेकेंड हमने क्या करा है, इंट स्टार, हमने क्या करा है पॉइंटर का टाइप यहाँ पे डिफाइन करा है। पॉइंटर का टाइप क्या है हमारा, आपका पॉइंटर का टाइप क्या है, यहाँ पे हमारा टाइप है इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर पॉइंटर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। हम आप चाहो तो इसके जगह इंटीजर की जगह वॉइड पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो, इंटीजर पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने इंटीजर पॉइंटर का यूज़ करा है और हमने मेलोक फंक्शन का यूज़ करा है। फर्स्ट हमने मेलोक फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 इंटू साइज ऑफ इंट। अब देखिए 2 इंटू मतलब क्या हुआ, फिर से हमने 2 ब्लॉक मतलब दो एलिमेंट्स को इंसर्ट करा है। 2 एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए आपकी, और 2 एलिमेंट्स का साइज़ कितना होगा, साइज़ होगा उसका 8 बाइट्स। क्यों, 2 इंटू साइज ऑफ इंट। और इंटीजर का साइज़ कितना होता है, इंटीजर का साइज़ होता है 4 बाइट्स का। तो ये हो गया आपका 2 इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट कितना हुआ, पर्टिकुलर हो गया आपका साइज ऑफ इंट आपका 4 बाइट्स का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 8 बाइट्स की मेमोरी को एलोकेट करेगा। ठीक है, फिर हमने जिस तरीके से हम प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया है, यहाँ पे क्या कहता हम ऑलरेडी वापस जो मेमोरी हमने एलोकेट करते हैं वो क्या करते हैं, हम फिर चेक करते हैं कि हमारी मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है या नहीं। और हमारी मेमोरी में स्पेस नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे उसको ptr इक्वल टू नल, कि अगर मेमोरी में नल है, यहाँ पे नल का मीनिंग क्या हुआ, 0 या सफिशिएंट स्पेस नहीं होगी तो नल प्रिंट कराते हैं हम, और नल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा हमने, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमने चेक किया कि ptr इक्वल टू नल अगर होगा तो उस पर हम प्रिंट क्या करेंगे, मेमोरी आपकी नॉट अवेलेबल, आपकी मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा ही प्रिंट हो जाएगा। अगर इफ़ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आप बाहर जाओगे आप और अब लोगे इंटर द 2 नंबर्स। हमने क्योंकि यहाँ पे मेलोक फंक्शन में क्या किया है, 2 एलिमेंट्स के लिए हमने ब्लॉक एलोकेट किए हैं, तो हम स्टार्टिंग से फिर से हम फॉर लूप चलाएंगे और हमारा इंडेक्स स्टार्टिंग का क्या होगा, i इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 2 होगा आपका। और इसमें क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा आपका, हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे फिर से लिया है ptr प्लस आई। हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे यूज़ किया है ptr प्लस आई का। इससे क्या होगा, ptr का मतलब होगा आपका पॉइंटर, और पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है, एड्रेस एक तरीके से स्टोर करता है। तो ptr से क्या होगा, आपका एड्रेस से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 1000 प्लस 0 तो आपका हो गया 1000, आपका 1000 हो गया। नेक्स्ट इंक्रीमेंट होकर 1 होगा, आई आपका 0 है फर्स्ट, देन सेकेंड 1 होगा आपका, तो 1 में क्या होगा 1000 प्लस आई कितना है 1, 1000 प्लस 1 तो आपका होगा 1001। लेकिन मेमोरी में इस टाइप से एलोकेट नहीं होगा, 1001 नहीं होगा, ये होगा आपका 1000 प्लस 1 इंटू 4, क्योंकि आपका टाइप कौन सा है, इंटीजर टाइप है, और आपकी मेमोरी में कितना एलोकेट होगा, 4 बाइट्स एलोकेट होगा, इसलिए आपका साइज होगा 1000 प्लस आई इंटू 4, मतलब 1000, 1004 और 1008। इस तरीके से आपका पॉइंटर का एड्रेस आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। फिर हमने क्या किया, हमने यूज़र से 2 इनपुट तो ले लिए और हमने 2 एलिमेंट्स वहाँ से इंसर्ट करा लिए। फिर हमने क्या करा, फिर से हमने जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो हमने स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट्स के लिए इंसर्ट किए, अब हम क्या चाहते हैं इसमें, हम चाहते हैं कि 2 एलिमेंट्स को हमारे 2 एलिमेंट्स और हमारे इंसर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रियलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे, और रियलॉक फंक्शन से हम 2 एलिमेंट्स को और इंक्रीज़ करके मेमोरी में एलोकेट करेंगे, जिससे क्या होगा, हम प्रीवियस हमारे एलिमेंट्स वो भी हमारे स्टोर हो पाएँ और वो भी हमको आउटपुट मिल पाएँ। इसके अलावा जो हमारे न्यू एलिमेंट्स हैं जो हम इंसर्ट कराएंगे, जो कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, वो 2 एलिमेंट्स भी आपके इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर 2 पैरामीटर पास किए, और फर्स्ट पैरामीटर है आपका ptr क्या आपका फर्स्ट पॉइंटर है। पॉइंटर से क्या होगा, ये पॉइंटर आपके पॉइंट करेगा आपके फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल को, जो आपने मेमोरी में एलोकेट किया है, जो आपका फर्स्ट पॉइंटर है, जहाँ आपके 2 एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं उसको पॉइंट करेगा। और सेकेंड पैरामीटर आपका क्या होगा, 4 इंटू साइज ऑफ इंट, जो आपकी रीएलोकेशन कर रहे हो, फिर से मेमोरी में एक और आप रीएलोकेट करना चाहते हो, तो आप क्या लोगे, आपने 2 इंटू साइज ऑफ इंट नहीं लिया, क्योंकि 2 आपका ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, आपके 8 बाइट्स के मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइज ऑफ इंट, तो इससे क्या होगा, आपका 16 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका ओल्ड डाटा भी इसमें इंसर्ट आ जाएगा एंड न्यू डाटा भी आपका यहाँ पे आपको इंसर्ट मिल जाएगा। फिर हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे, अगर आप
रीअलोक फंक्शन का यूज़ करके मेमोरी में फिर से एलोकेट करते हो तो इससे क्या होगा, हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि उस दो एलिमेंट्स के इंसर्ट करने के बाद भी कि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है या नहीं, और अगर स्पेस अवेलेबल होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम चेक करेंगे नल पॉइंटर के थ्रू। नल पॉइंटर के थ्रू क्या होगा, हम सिंपल यहाँ प्रिंट करा देंगे कि आपकी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है। और फिर हम करेंगे यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का यूज़ करके उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। ये एग्जिट फंक्शन कब काम करेगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब ये काम करेगा। अगर आपकी इफ़ कंडीशन ही फॉल्स हुई तो क्या होगा, उससे हम आगे बढ़ेंगे। और अब प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ पे डिफाइन करा है आपके आउटपुट स्क्रीन पे कि हमको दो एलिमेंट्स को और प्रिंट कराना हो। फिर हम फॉर लूप में हमने स्टार्ट करा, और फॉर लूप में क्या हुआ, हमने i = 0 से स्टार्ट नहीं करा, हमने यहाँ पे i = 2 से स्टार्ट करा है। i = 2 से स्टार्ट क्यों करा है, क्योंकि एक्चुअली आप दो एलिमेंट्स तो आप इंसर्ट करा चुके हो, तो आपका 0 से स्टार्ट नहीं होगा, आपका 2 से स्टार्ट होगा। और 2 से स्टार्ट करने के बाद एंड क्या करोगे, आप 4 पे करोगे, देन आप उसको इंक्रीमेंट करोगे क्योंकि आप चाहते हो दो एलिमेंट्स को और इंसर्ट कराना चाहते हो। सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे किया, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ पे %d डिजिट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा, क्योंकि हमको डिजिट चाहिए इसलिए हम %d लगाएंगे। देन हमने ptr+i, फिर से हम एड्रेस का यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फॉर लूप के यूज़ से हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे हमने क्या करा है, रिजल्ट हमारा जो है *ptr+i। *ptr+i मतलब क्या, कि हमने स्टार का यूज़ मतलब क्या है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो स्टार से क्या होगा, हम चाहते हैं एड्रेस को प्रिंट नहीं कराना है हमें, इसलिए हम ptr+i नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, *ptr+i। तो हम स्टार से हम एक्सेस करेंगे उसकी वैल्यू को, तो वैल्यू को एक्सेस कराना चाहते हैं तो हमको लगाना पड़ेगा स्टार। एंड हमने यहाँ पे फॉर लूप में हमने स्टार्ट न 2 से किया है, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है फॉर लूप 0 से। 0 से फॉर लूप स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स भी हमको आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए, हमको उसको प्रिंट कराना है। और जो हमारे न्यू डाटा है जो कि 2 से हमने फॉर लूप स्टार्ट किया था, क्योंकि दो एलिमेंट्स हम इंसर्ट कराना चाहते थे, इसलिए हम क्या करेंगे, चारों एलिमेंट्स के लिए स्टार्टिंग से हमने फॉर लूप लगाया, i = 0 से 4 तक लगाया, ताकि हमारा चारों एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए। और इस तरीके से हमने क्या करा है, हमारा आउटपुट देख सकते हैं आपकी इंटर द 2 नंबर्स, दो नंबर आपने यूज़र से लिए, 10 है 20 है, फिर आपने 2 मोर इंटीजर नंबर लिए 30 40। तो उससे क्या होगा, जो आपकी मेमोरी में एलोकेट हुआ फर्स्ट में मेलोक फंक्शन के थ्रू, तो वो होगा 10 और 20। सेकेंड में क्या हुआ, दो इंटीजर उसने और लिए, तो क्या होगा 30 और 40। लेकिन लास्ट में क्या कर रहे हैं, हम फॉर लूप का यूज़ करके चारों एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 20 30 और 40। देखिए ये फंक्शन थे हमारे 3 फंक्शन थे, मेलोक, केलोक, रीअलोक, जो क्या करते हैं आपकी मेमोरी में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं हम फंक्शन के थ्रू। हम इसमें जितना हमको डाटा इंसर्ट कराना है उतने ही हम इसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि स्टैटिक मेमोरी का डिसएडवांटेज क्या था, आपने प्री डिफाइन कर दिया, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, आप उसको रन टाइम पे उसको डिफाइन करेंगे, तो इससे क्या होगा, जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्स की, जितना आपको स्टोर कराना हो, जितना आपको, या आप ले लीजिए कैरेक्टर ले लीजिए या कोई डेसिमल नंबर हो, जो भी आपको नंबर स्टोर कराना हो, तो यहाँ प्री रन टाइम में उसको पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे 4 एलिमेंट्स ही चाहिए, तो 4 एलिमेंट्स ही एलोकेट करें मेमोरी में। लास्ट हमारा है फ्री फंक्शन है। फ्री फंक्शन क्या होता है, रिलीज़ कर देगा आपकी डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी जो आपने हीप में एलोकेट की है। अब तक हमने क्या किया था, मेलोक फंक्शन के थ्रू, मेलोक केलोक से फंक्शन के थ्रू क्या किया था, हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की थी। मेमोरी एलोकेशन में मतलब क्या किया था, हमने पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट की, मतलब मेमोरी में उसमें स्पेस लिया, जो भी आपने एलिमेंट्स लिया 10 20, तो उसने क्या करा, अपना एक पर्टिकुलर स्पेस बनाया मेमोरी में। लेकिन फ्री फंक्शन का यूज़ करके क्या करेंगे हम, फ्री फंक्शन क्या करता है, मेमोरी को रिलीज़ कर देगा, मतलब आप जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की है उसको वहाँ से डिलीट कर देगा। डिलीट क्यों करेगा, वहाँ पे सपोज मान लीजिए आपने 2 नंबर लिए और 2 नंबर का आपको एडिशन कराना हो, तो आपने क्या करा, डायनेमिकली उसको एलोकेट करा मेमोरी को, और उसको आपने दो नंबर हमने ऐड करे, उसका हमने सब निकाल लिया। लेकिन अब क्या हुआ, मेमोरी में स्पेस, अब आपकी स्पेस ले रहा है, स्पेस उसमें आपकी स्पेस वेस्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, आपके मेलोक फंक्शन के थ्रू जो भी आपका प्रोग्राम आपको एडिशन करना हो, आपको प्रिंट करना हो, तो लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में हम यूज़ करेंगे फ्री फंक्शन का। फ्री फंक्शन क्या करेगा, फ्री फंक्शन क्या करेगा, लास्ट में आपका जो आपने मेमोरी एलोकेट की है, जो मेमोरी आपकी एलोकेट हुई है हीप मेमोरी में, उसको वहाँ से रिलीज़ कर देगा। तो ये मेन काम होता है फ्री फंक्शन का। ये आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स कि हमने स्टार्टिंग में केलॉग फंक्शन के थ्रू हमने 5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स को एलोकेट किया है, जिसमें हमने हमारा हर एक एलिमेंट 4 बाइट्स का है। तो टोटल कितने बाइट्स के हो गए यहाँ पे
20 बाइट्स की मेमोरी आपकी एलोकेट हो गई है। और एलोकेट कैसे हुई है? पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमने वहाँ पे 5 एलिमेंट्स के लिए हमने 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट की है केलॉग फंक्शन के थ्रू। तो इससे केलॉग फंक्शन के थ्रू क्या होगा, उस 20 बाइट्स की मेमोरी स्पेस अवेलेबल उसने क्रिएट करी, उसने एलोकेट करी। लास्ट में क्या होगा, वो चेक करेंगे कि हमारा वर्क पूरा होने के बाद हम उसको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। जो भी आपकी हीप मेमोरी में आपका पॉइंटर के थ्रू आपकी जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो उसको रिलीज़ कर देगा फ्री फंक्शन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऑन PTR कि हमने और हम फ्री फंक्शन में क्या डालेंगे, पॉइंटर। क्यों पॉइंटर को डाल रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो पॉइंटर के थ्रू ही कर रहे हैं। आप बिना पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका पॉइंटर होता है वो एड्रेस के थ्रू पॉइंट करता है, और एड्रेस के थ्रू अगर आपको इंक्रीमेंट करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो तो एड्रेस के थ्रू ही आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट्स अगर सेम एलिमेंट्स भी रहा, 2 एलिमेंट्स आपके मान लीजिए 5 है, तो क्या करोगे, आपके एलिमेंट्स 5 सेम जरूर है लेकिन एड्रेस क्या होगा, उसका एड्रेस उसका डिफरेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पे डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करते हैं और इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फ्री फंक्शन का यूज़ करके हमने उसको मेमोरी में यहाँ से उसको रिलीज़ कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हमारा है प्रोग्राम। और प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हमने 2 हेडर फाइल लिख ली है हमने। उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है इनपुट फंक्शन नाम से, हमने यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ किया है। और हमने फिर से पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, हमने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है। और हमने यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे मेलोक फंक्शन का यूज़ करके क्या करा है, हमने 5 एलिमेंट्स लिए 5 इंटू साइज ऑफ बिट। साइज ऑफ बिट कितना हो गया उसका, 4 बाइट्स हो गया। और आपका मतलब मेमोरी में एलोकेट कितना हो, 5 इंटू 4, तो हमारा 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, आपके जो 5 नंबर्स है उसको प्रिंट कराएंगे। इस तरीके से क्या करेंगे हम, फॉर लूप का यूज़ करके हमने यूज़र से क्या करेंगे, 5 नंबर्स लेंगे। उसके लिए हमने यूज़ करा है स्कैनएफ फंक्शन, और स्कैनएफ में लिया है %d, PTR + i। और PTR क्या होगा, आपके एड्रेस के थ्रू उसको आगे इंक्रीमेंट करेगा। मतलब एड्रेस सपोज 1000 हुआ तो क्या होगा आपका 1000 + i, मतलब 1000 + 0, 1000 + 1, इस तरीके से आपका एलोकेट होगा मेमोरी में। लेकिन 1000 नहीं होगा, 1000 के बाद 1001 नहीं होगा, वो होगा 1000, देन 1004, देन 1008, फिर 1012, 16, 1020 तक चलेगा। इस तरीके से हमने क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे एक मेन फंक्शन लगाया, देखिए रिटर्न PTR। हम पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं इसलिए हम पॉइंटर यहाँ यूज़ कर रहे हैं। रिटर्न PTR के बाद लगाया हमने मेन फंक्शन, और हमने 2 वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के i एंड सम। हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है सम, और हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से इनिशियलाइज क्यों किया है, ताकि कोई वो गार्बेज वैल्यू क्रिएट ना करे, इसलिए हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। सम इक्वल टू 0, सम आपका वेरिएबल है, उससे क्या करेंगे हम उसमें 2 नंबर को, जितने आपके नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 नंबर्स को उसमें ऐड करेंगे। फिर क्या करा हमने, उस पॉइंटर वेरिएबल में हमने फंक्शन को कॉल करा है। हमारा फंक्शन था इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन हमारा क्या था, इनपुट फंक्शन हमारा था यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। मतलब आपने यूज़र ने खुद ने डिफाइन करा, उसका नाम दिया। सपोज आप इनपुट दीजिए या सम दीजिए या ऐड दीजिए, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उसको कर रहे हैं हम पॉइंटर वेरिएबल जो हमने लिया है, जो हमारा पॉइंटर है उसमें हमको उसको कॉल करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हम फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो भी आपके एलिमेंट्स है, जो आपने 5 एलिमेंट्स जो आप यूज़र से देंगे, उस 5 एलिमेंट्स का एडिशन करके उसमें प्रिंट करेगा। इसमें क्या हुआ, सम प्लस इक्वल टू हमने लिया, सम प्लस इक्वल टू स्टार PTR + i। अब सम प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस स्टार PTR + i। और स्टार PTR + i का मतलब पहले भी देख चुके हैं। स्टार का मतलब क्या होता है कि हम पॉइंटर के जो एड्रेस है, एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को, तो इसलिए हम लगाते हैं स्टार का यूज़। ये है मेन वर्क है स्टार का, कि वो एक्सेस करता है वैल्यू को, एक्सेस करता है एड्रेस के थ्रू। फिर हम लास्ट में प्रिंट करा देंगे जो भी आपका सम है। हमने सम वेरिएबल लिया है क्योंकि हमारा डाटा जो है हमने सम में असाइन कर रखा है। जो भी हमारे पांचों इनपुट के जो भी एडिशन के नंबर आएंगे वो हमारा सम में जाएगा। फिर हम लास्ट में एंडिंग में क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं फ्री फंक्शन का। और फ्री फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे मेमोरी में एलोकेट हुए हैं, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एलोकेट किए, हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किए, तो फ्री फंक्शन क्या करेगा, फ्री। और हमने पैरामीटर्स में क्या दिया, PTR। PTR क्या है, हमारा पॉइंटर, क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू इस मेमोरी को डिलीट करेंगे। हमने पॉइंटर के थ्रू ही क्रिएट किया था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और हम पॉइंटर के थ्रू ही उसको डिलीट करेंगे, वहाँ से इसको फ्री करेंगे, स्पेस को रिलीज़ करेंगे। लास्ट में हमने इसको असाइन कर दिया PTR = null। मतलब आपने मेमोरी से रिलीज़ करने के बाद
उसको असाइन कर दिया कि आपकी मेमोरी में स्पेस नल है, मतलब स्पेस नहीं है, मतलब जीरो है। फिर लास्ट में रिटर्न जीरो जो कि हम लगाते हैं इंटीजर मेन फंक्शन, जब भी जो भी आपका दो मेन फंक्शन होते हैं, वॉइड मेन, इंट मेन। तो इंट मेन के लिए हमने क्या लगाया, रिटर्न जीरो लगाया। रिटर्न जीरो से क्या होगा, ये रिटर्न जीरो सिंपल आपका एग्जाम प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली टर्मिनेट होने के बाद, सक्सेसफुली रन होने के बाद रिटर्न जीरो लगाते हैं, जो कि रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से वर्क करता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसमें हमारा जो अरे है, जो आपने साइज़ डिफाइन कर दिया, जो साइज़ डिक्लेयर कर दिया 5 साइज़, तो उसका मॉडिफाई बाद में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, कंपाइल टाइम में चल गया। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमने क्या किया था, हमने पर्टिकुलर फंक्शन का यूज़ करके रन टाइम पे, मतलब जितना भी आपको मेमोरी स्पेस चाहिए आप उतना ही उसका एलोकेट कराएंगे। आप अगर 10 एलिमेंट्स चाहते हैं, 10 आपने एलिमेंट्स के लिए साइज़ एलोकेट कर दिया, तो इससे इसका मेन एडवांटेज क्या हुआ, इससे आपकी मेमोरी ना वेस्ट हो रही है, और जितना भी आप चाहते हो एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना, जितनी आपकी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलेगा। ठीक है, थैंक यू।